हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक कैपेसिटर के साथ, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था और हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस वो अप्रोच मैंने आपको दी थी, और उस अप्रोच से मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट भी करके दिखाई थी विद एयर, ठीक है ना। तो आज उससे आगे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका केस सेकंड है। केस फर्स्ट हम कर चुके हैं विद एयर, है ना। तो केस सेकंड है व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो जो हमारा कैपेसिटर था विद एयर, ठीक है, ये कैपेसिटर था सपोज हमारा विद एयर, और इसकी कैपेसिटेंस थी बच्चों विद एयर सपोज सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि अगर हम इस कैपेसिटर को कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोले तो इंसुलेटर से फिल्ड कर दें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट डू वी वांट, हम क्या चाहते हैं, कि हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर एक एयर कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है विद एयर, अगर उसी कैपेसिटर को कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा, या कहिए कि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। अब इस बात को समझने से पहले बच्चों इस बात को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, और इस प्लेट पर चार्ज था प्लस क्यू, इस प्लेट पर चार्ज था माइनस क्यू, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया था। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, क्लियर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, या कहिए कि हमने उसको रख दिया, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा बच्चों कि अगर हम एयर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस जगह को अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दें तो उस डाइलेक्ट्रिक का उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमें ये अगर समझ में आ जाएगा तो फिर हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है साहब। अब साहब डाई इलेक्ट्रिक बच्चों हम सब जानते हैं, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और ये जब हम डायपोल पढ़ के आए हैं तो वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं बच्चों? पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डाइपोल, जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं डाइपोल। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ शॉर्ट में, दोज डाइलेक्ट्रिक्स whose constituents molecules are dipoles, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे आपका प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर H2O, और H2O मॉलिक्यूल आपको याद होगा डाइपोल वाले केस में, जिस दिन मैंने आपको डाइपोल के दर्शन कराए हैं उस वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, है ना। तो H2O मॉलिक्यूल क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था। तो जो प्योर वाटर है वो कैसा डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना। अच्छा, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके मॉलिक्यूल्स डाइपोल नहीं होते हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोज डाइलेक्ट्रिक्स, तो आप ये सब लिख लेंगे, दोज डाइलेक्ट्रिक हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स आर, सब कुछ सेम रहेगा, बस आप यहाँ पर क्या लिख लें, आर नॉट डाइपोल्स। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा ना, बस इसको आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बस इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, बस यहाँ आर नॉट कर देना है। तो दो डाइलेक्ट्रिक्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट डाइपोल्स, उनको हम बोलते हैं बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन हो गया, और आपका CH4, ठीक है, और सोचिए CO2, ठीक है, CO2, ठीक है, N2, ये सब क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर, ठीक है। तो ऐसे आपका पोलर के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्योर वाटर है, HCl है, HCl आपका पोलर होता है ना, और आपका NH3 है, ये भी पोलर होता है, ठीक है। तो ये सब पोलर के एग्जांपल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हो गए, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है साहब। अब दोनों तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को हमें किसके अंदर रखना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ। अब साहब ये भी मैं रफ कर देता हूँ, ये अपने ये हेडिंग है, मतलब मेन टॉपिक हमारा ये है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको भी मिटा देता हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे कि ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन के डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के हैं और क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपको कि सपोज करो ये आपका कोई पोलर, ये क्या है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के ये सपोज हो गए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या है बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में क्या है, डाइपोल है ना। तो ये भी डाइपोल है, तो डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। सपोज करो ये इसका डाइपोल मूवमेंट है ना, ये इसका डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, और ये इसका डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। सिमिलरली ये इसका डाइपोल मूवमेंट है, ये इसका डाइपोल मूवमेंट है, और ये इसका डाइपोल मूवमेंट है। क्लियर? कहने का मतलब जितने भी डाइपोल होंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब डाइपोल हैं, और सब में अपना डाइपोल मूवमेंट है। और डाइपोल, ये जो एरो हैं ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, समझिएगा। ये जो भी एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये एरो ये शो कर रहा है कि ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल है और इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। सिमिलरली ये, ठीक है। एंड एट रूम टेम्परेचर all the dipoles are randomly distributed in such a way the net dipole moment is 0। क्लियर?
एट रूम टेम्परेचर सारे के सारे डायपोल कैसे हैं बच्चों, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई किसी की डायरेक्शन ऊपर है, किसी की डायरेक्शन ऐसे है, किसी की डायरेक्शन ऐसे है, किसी की डायरेक्शन ऐसे है, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि उन सब का नेट डायपोल मोमेंट क्या बन रहा होगा बच्चों, जीरो बन रहा होगा। ठीक है, जैसे आप देखें, जैसे ये डायपोल है तो इसके अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। अगर ये वाला लेंगे तो इसके अपोजिट ये दोनों कैंसिल कर रहे होंगे, ये कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जितने भी हैं वो सब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हर डायपोल के कॉरस्पॉन्डिंग कहीं न कहीं कोई एक दूसरा डायपोल इस तरह से होगा कि उन दोनों के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या बन रहा होगा बच्चों, जीरो। तो इस पूरे पीस का जो नेट डायपोल मोमेंट है बच्चों वो क्या है, जीरो है। तो P = 0। क्लियर, हाँ या ना? ठीक है, अब बच्चों एक बहुत छोटा सा सवाल आता है यहाँ पर, मेरा मन नहीं मानता है, ठीक है ना, मुझे कोई क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए और अच्छा क्वेश्चन है तो मेरा मन नहीं मानता है, मैं बताता ज़रूर हूँ, हो सकता है आप बोर हो जाते हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मोलिक्यूल ही तो डायपोल है, तो मोलिक्यूल तो हमने देखा ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं देखा है, तो जाहिर सी बात है मोलिक्यूल नहीं देखा है तो वो डायपोल जो मोलिक्यूल है, डायपोल है, वो नहीं देखा हमने, बिल्कुल नहीं देखा। तो सर आप कैसे कह सकते हो कि वो सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? बिल्कुल बात सही है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होंगे? ठीक है, चलिए मान लेते हैं बच्चों कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा डायपोल है जिसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है ना। तो कहने का मतलब अगर सपोज करो ऐसा होता कि ये एक पीस ऑफ मैटर है और इसमें ये एक मॉलिक्यूल है, इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इसमें एक नेट डायपोल मोमेंट होता, और इसमें नेट डायपोल मोमेंट होता तो बच्चों ये जो पीस ऑफ मैटर है यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आता और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आता, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब चार्ज खुद क्रिएट हो गया, चार्ज मटेरियल ने खुद क्रिएट कर लिया, और जबकि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चलो दूसरी बात, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ एनर्जी होगी, कहने का मतलब एनर्जी भी क्रिएट हो गई। तो कहने का मतलब अगर ये प्रोसेस हो जाती, अगर ऐसी प्रोसेस अपने आप हो जाती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वायलेट होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वायलेट होता। एक बार को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप कह सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो पहले भी जीरो अब भी जीरो, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता, वायलेट हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी कहाँ से आई है, तो उसने खुद से एनर्जी क्या कर ली, क्रिएट कर ली। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑल टाइम जितने भी डायपोल्स हैं उन सब का नेट क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। ये कहानी है तब की जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। सही है साहब, ये कहानी कब की है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, E आउटसाइड, O फॉर आउटसाइड या एक्सटर्नल, और इस डाइलेक्ट्रिक को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया साहब। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने रखा क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। मैंने कहा था ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस दृष्टि से, जिस नज़रिए से आप देख रहे हो, आपको वो चीज़ वैसी ही नज़र आएगी। तो अगर आप एक फिजिसिस्ट के नज़रिए से देखेंगे तो हमने एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत सारे डायपोल्स थे, और उन सारे डायपोल्स को हमने किसके अंदर रख दिया है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये सारे के सारे डायपोल किसके अंदर रख गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और बच्चों अभी लास्ट हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द लिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं कि फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो
इंटीमेटली रिलेटेड हैं। कब कौन सी कॉन्सेप्ट आके लिंक हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क का काम होता है कि वो टॉर्क डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर देता है, पैरेलल। ठीक है, तो ये सब डायपोल्स हैं, है ना। तो इन डायपोल्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, टॉर्क लगाएगा, और उस टॉर्क की वजह से ये सारे के सारे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल। ठीक है, हो गए साहब पैरेलल। क्लियर। बहुत आसान होती है बच्चों फिजिक्स, समझो तो बहुत आसान है, लेकिन ठहर के पढ़ना पड़ता है, भागना नहीं है। क्लियर। और खासकर जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तब तो बहुत ही रुक रुक के और समझ समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे डायपोल जो थे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गए बच्चों, पैरेलल। अब बच्चों आप जानते हो कि डायपोल मूवमेंट है, ये डायपोल मूवमेंट ही तो है, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये है ना, तो इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इधर यहाँ क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यहाँ क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ये यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इधर ये पॉजिटिव, 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 ये नेगेटिव, 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 यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन्स देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, समझिए। क्लियर। यहाँ पर एक नेट नेगेटिव और यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव, और बीच में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमने इस डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उन चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा कर दिया और पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ इकट्ठा कर दिया साहब। ठीक है, ये हो गए आपके पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। इस चार्ज को बच्चों हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं इसे हम, इंड्यूस्ड चार्ज। एक्चुअल में बच्चों ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, जब हमने चैप्टर फर्स्ट में मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आया था। तो वहाँ पर कहा जाता था कि अगर कोई चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं तो न्यूट्रल बॉडी पर जो नियर बाई सरफेस होता है उस पर एक अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो एक्चुअल में वो कैसे आता था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये आपको यूँ समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मैकेनिज्म समझाई जा रही है कि वो कैसे आता था चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है, इंड्यूस चार्ज, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे बच्चों, QI से। आई मतलब इंड्यूस्ड। अब साहब होगा क्या बच्चों कि ये इंड्यूस चार्ज जब प्रोड्यूस हो गए तो इन इंड्यूस्ड चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है साहब, इसको मैं बोल रहा हूँ E इंड्यूस्ड। क्या, E इंड्यूस्ड। अब कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जिसमें वो रखा हुआ है EO इलेक्ट्रिक फील्ड। वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइपोल विल बी क्या, E इज इक्वल टू EO माइनस E इंड्यूस्ड। ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जो कहने का मतलब जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। ठीक है,
हाँ बच्चों, अब इस चीज़ को एक और तरीके से समझिए, जब ध्यान से देखिएगा। ये डाइलेक्ट्रिक था, इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। उसको रखने पर क्या हुआ, डाइपोल्स, जो भी डाइपोल्स थे उन सब पर टॉर्क लगा। टॉर्क की वजह से वो सारे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि उस डाइलेक्ट्रिक के एक सरफेस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे सरफेस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिनको मैं बोल रहा हूँ इंड्यूस्ड चार्ज। उन इंड्यूस्ड चार्ज का अपना फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक है, अब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट है तो वो उसे कम करना चाहता है ना। तो जो इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा नहीं होगा भाई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है EO, और अब उसमें से E इन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। तो आज बच्चों आपको ये पता चलेगा कि जो इंसुलेटर्स हैं उनको डाइलेक्ट्रिक कहा क्यों जाता है। एक्चुअल में इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैक्यूम में या एयर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस जगह को अगर मैं किसी इंसुलेटर से फिल कर देता हूं तो वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। क्यों घटा देता है, आपके सामने है। क्योंकि उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक और फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वो फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। मीन्स इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हैं, मीन्स इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहते हैं। दैट्स वाई डाई मतलब वर्ड कई जगह अपोज के लिए यूज होता है। मतलब ऐसे मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला गया है डाई इलेक्ट्रिक्स। और वो काम कौन करते हैं, हमारे इंसुलेटर्स, इसलिए उनको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर है बच्चों। अब साहब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जो निकल के आया है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ अब। तो अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, E इक्वल टू E0 E इन, एक्सपेरिमेंटली it is found that E, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल टू E0 अपॉन K होता है साहब, ये ऐसा पाया गया। ठीक है, तो K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, की पॉइंट है, इसको आप भूलिएगा मत। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कि सपोज किसी रीजन में जहाँ वैक्यूम है या एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था E0। ठीक है, और उस जगह को हमने पूरी तरह से भर दिया किससे, डाइलेक्ट्रिक से। तो अब उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/k टाइम ऑफ E0, 1/k टाइम ऑफ E0। ठीक है, अब साहब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे भी मिटा देता हूँ। अब आगे देखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा आपके कि डाइलेक्ट्रिक पर क्या, डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट है। तो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है, और कितना डिक्रीज कर देता है, 1/k टाइम। क्यों डिक्रीज कर देता है, वो पूरी मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गई होगी कि क्या क्या होता है उसके अंदर जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब साहब अब आते हैं बच्चों
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, बोले तो QI, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है हमें इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे। E इज इक्वल टू है बच्चों E0 माइनस E इन, ठीक है। तो यहां से E इन हो जाएगा E0 माइनस E, ठीक है। अब साहब E इन इज इक्वल टू E0 माइनस E किसके इक्वल है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? E0 अपॉन K, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब आपका E0 अपॉन K, क्लियर। तो यहाँ से E इन आ गया, E0 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन K। ये तो आ गई बच्चों आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब साहब अब देखिए ध्यान से, ये अगर आप देखें ये सरफेस है और ये सरफेस है, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये दो शीट ही तो हो गई, ऐसे मानो दो शीट हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है एक पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अभी हम लास्ट कैपेसिटर जब हम कर रहे थे एयर के विद एयर, तो उसमें हमने दोनों शीट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो कितना आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए QI इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और विद एयर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कितना था? Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और 1 माइनस 1 अपॉन K। तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया बच्चों। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आई साहब Q इन इक्वल टू Q0 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। ये आ गया साहब आपका इंड्यूस्ड चार्ज के लिए फॉर्मूला, जो इंडक्शन मेथड में जो हम कहते थे ना कि चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जा रहे हैं तो इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। तो वो इंड्यूस चार्ज कितना आएगा ये उसके लिए फॉर्मूला है। ये Q0 कौन सा है? ये Q0 वो है चार्ज है द चार्ज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन। मतलब चार्ज बॉडी पर जो चार्ज है, भाई इंडक्शन किसकी वजह से होता है? चार्ज बॉडी की वजह से। तो चार्ज बॉडी पर जो चार्ज है ये वो चार्ज है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टर है, मतलब एक चार्ज बॉडी है ये, ठीक है, और ये कोई कंडक्टर है जो इंडक्शन हो रहा है जिस पर, तो कंडक्टर के लिए K होता है इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर K इन्फाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ 0। तो QI इज इक्वल टू Q0, कहने का मतलब इंड्यूस चार्ज ओरिजिनल चार्ज के बराबर ही होगा, है ना। अदरवाइज अगर कंडक्टर से अलग कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो अदरवाइज जो इंड्यूस चार्ज होगा वो लेस देन चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी ही होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई इंसुलेटर है मतलब डाइलेक्ट्रिक है तो उसकी वैल्यू K1 से ज़्यादा ही होगी। तो कहने का मतलब Q0 में से कुछ ना कुछ घटेगा। तो कहने का मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू है वो Q0 से कम ही आएगी। और अगर कंडक्टर है जिस पर इंडक्शन हो रहा है वो कंडक्टर है तो इंड्यूस चार्ज ओरिजिनल चार्ज के इक्वल ही होगा, ठीक है साहब। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं समझता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें बच्चों, ये आप लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इन शॉर्ट में कंक्लूड करूँ डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को, तो इफेक्ट को मैं अब कंक्लूड कर देता हूँ। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो हमें बात याद रखनी है आप, ठीक है। बाकी तो सब समझ में आ ही गया, अब ज़्यादा बोझा लेके दिमाग में नहीं चलना है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये कोई रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एयर है या वैक्यूम है, ठीक, और यहाँ ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कितना E0, सही है साहब, कोई रीजन, ठीक। अब साहब वो कह रहा है कि अगर अब उसी रीजन में
हम उस रीजन को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, के। तो अब इस रीजन में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो कितना हो जाएगा, E0/K हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट समझनी है, ठीक है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, उस जगह को मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E0/K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि नॉन पोलर के केस में क्या होगा। तो बच्चों नॉन पोलर के केस में कुछ भी नया नहीं होगा, सब कुछ यही होगा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस है शुरू में वो होती है, बाकी फाइनल कंक्लूजन यही है। और वो ये होती है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जिस वजह से उनके सेंटर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं और वो क्या बन जाता है, एक डाइपोल बन जाता है। तो बस यही है नॉन पोलर के केस में। मतलब नॉन पोलर के केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो उसके मॉलिक्यूल्स पहले बाय शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से पहले डाइपोल बनेगा और उसके बाद बाकी प्रोसेस सब कुछ वही है और फाइनल रिजल्ट वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब साहब अब आते हैं बच्चों हम अपने मुद्दे पर, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि अगर डाइलेक्ट्रिक से भर दें हम कैपेसिटर को तो डाइलेक्ट्रिक क्या करने वाला है ये हमें पता चल गया। तो साहब केस सेकंड है व्हेन कैपेसिटर इज completely filled with डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। या यूं कहिए, आपने हेडिंग पहले डाल रखी होगी कि डाइइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ये साहब आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये इसकी प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो ये सेपरेशन है ये है साहब आपका स्मॉल डी। प्रोसीजर वही है बच्चों, जो अप्रोच मैंने आपको दी है, अप्रोच को नहीं भूलना है। तो आप मानो कि इसमें एयर है, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है बच्चों, एयर, ठीक है। अब चालू करो। तो पहला स्टेप था कि एक प्लेट को +Q चार्ज दिया, दूसरी को -Q, ठीक है साहब। बोले अब क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लिया हमने, ये P। अब इस पॉइंट पर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ मैं प्लेट 1 और ये मान लेता हूँ मैं प्लेट 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। तो क्या हो जाएगा साहब, E1 = सिग्मा अपॉन 2ε0। अब सिग्मा होता है बच्चों Q/ε0 है, तो Q/2ε0 सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये हो गई साहब हमारी E1 की डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गई E1 की डायरेक्शन, क्लियर। अब सिमिलरली ड्यू टू प्लेट 2 तो सेम होगा, तो E2 हो जाएगा बच्चों Q/2ε0, ठीक है। क्योंकि दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव के लिए होती है टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये चार्ज है तो चार्ज की तरफ, ठीक है ना। तो ये हो गई साहब आपकी E2 की डायरेक्शन, ठीक है। अब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो क्या होगा साहब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
P क्या हो जाएगा, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो किस में निकाल रहे हैं ये फील्ड हम, एयर में। किस में निकाल रहे हैं, एयर में। और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, मान लिया हमने ई नॉट E1 प्लस E2, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो ई नॉट आ जाएगा साहब, दोनों को ऐड करेंगे तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, है ना। तो ई नॉट हो जाएगा बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इतना फील्ड आ गया। अगर एयर होती इस कैपेसिटर में तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और इतना था। ये तो हम पहले भी कैलकुलेट करके आए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर में, ठीक है ना। अब बच्चों वो कह रहा है कि कैपेसिटर को हमने कंप्लीटली किस से फिल्ड कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से। तो अब इसको अगर मैं डाइलेक्ट्रिक, इसको एयर को हटा देते हैं तो अब मैंने यहाँ पर क्या भर दिया, ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, K। तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो अभी तो पढ़ा है हमने कि अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और उस जगह को पूरी तरह से भर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ई नॉट अपॉन K, ठीक है। तो इफ बी filled कैपेसिटर completely with dielectric, then E इज इक्वल टू होगा आपका ई नॉट अपॉन K, और विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन K, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है साहब। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों अब कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। बहुत आसान होती है बच्चों फिजिक्स, बशर्ते कि आप उसको भागे नहीं। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पर कहते हैं ना मास्टरी, या एक कहते हैं इन डेप्थ नॉलेज, तो ये तो है कि वो भाई समय मांगती है, ठीक है, वो समय मांगती है। अगर आप उसको समय देंगे और आप उसको भावनाओं से समझेंगे, ठीक है, तो वो ज़रूर समझ में आएगी, और एक ना एक दिन वो उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको ईजी लगना शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कि आप उसको एक प्रॉपर समय दें, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान थी, मतलब सारी पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है यार, मुझे तो पूरी फिजिक्स एक जैसी लगती है। क्या था, मैंने जो पिछला डेरिवेशन किया था वही किया अब तक मैंने, और छोटी सी एक कॉन्सेप्ट पकड़ी कि डाइलेक्ट्रिक वाली, तो ये मिल गया मुझे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया मुझे, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब क्या करना है मुझे, थर्ड स्टेप क्या था, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म। देख लीजिए इस फॉर्मूले में कहीं भी एक्स वाई जेड या आर नहीं आ रहे, डिस्टेंस नहीं आ रही, तो कैसा फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो V इक्वल टू E इंटू डी, वेयर D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो V इक्वल टू E इंटू डी, ई की वैल्यू रख दूंगा मैं, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू डी, लो जी, ये आपका दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया साहब, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है उसको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम डेफिनेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो जो V ये निकल के आया है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, C इज इक्वल टू, अच्छा इसको C डैश मान लेते हैं भाई, है ना, C डैश, है ना। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू रखेंगे तो QD, और K एप्सिलॉन नॉट A चला जाएगा साहब आपका ऊपर, तो K एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों C डैश आ गई आपकी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, लो जी, ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। कब, जब
कैपेसिटर कंप्लीटली किससे भरा हुआ हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा हुआ हो, तब इतनी कैपेसिटेंस होगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सी डैश को अगर मैं मान लूँ इसको और सी एम, मतलब एम फॉर मीडियम, तो सी एम आ गई साहब मेरी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये क्या होती थी बच्चों, विद एयर। विद एयर याद कीजिए, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद एयर, तो इसका मतलब लो जी एक और नई बात आ गई, सी एम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एयर। मतलब आपके उस क्वेश्चन का जवाब आ गया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर आपसे कोई पूछता है मान लीजिए कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो आप जवाब देंगे कि द कैपेसिटेंस इंक्रीजेज के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज के टाइम्स। तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को के टाइम्स इंक्रीज कर देगा, देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बच्चों एक और चीज़ देखिए आप कि सी एम अपॉन सी एयर है ना इक्वल टू के। लो जी एक और बात में से बात निकली बच्चों, अगर मान लीजिए पेपर में आ जाए, आपके बोर्ड के पेपर में आया, इस तरह से आ चुका है एक दो बार कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब आप सोचोगे यार कैपेसिटेंस के टर्म्स में कैसे डिफाइन करें, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस द रेशियो ऑफ कैपेसिटर विद मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो आप इसको भी याद रखें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी एम मतलब कैपेसिटेंस विद मीडियम और कैपेसिटेंस विद एयर दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है बच्चों। अब साहब ये हो गया साहब हमारा डाइलेक्ट्रिक के लिए विद कंप्लीटली फिल्ड। मतलब अब इसमें देखिए बच्चों एक और केस है आपका, इसमें एक और आपका केस बढ़ते हैं। अब क्या है इसमें कि जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक से तो भरा हुआ है, कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से तो भरा हुआ है लेकिन कंप्लीटली नहीं है। कैसे कंप्लीटली नहीं है, कैसे भरा हुआ है बच्चों, कंप्लीटली की जगह क्या हो जाएगा, पार्शियली। कैसे भरा हुआ हो, पार्शियली, मतलब कुछ हिस्से में है डाइलेक्ट्रिक, कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो केस थर्ड हो गया साहब व्हेन कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ठीक है, पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है यार एक बार एक दो पॉइंट समझना है फिर वही चलता रहता है। ठीक है। अब देखो ये साहब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, इसमें क्या है, एयर है। ठीक है, इसमें क्या है, एयर है। ठीक है जी। तो इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू, इसको चार्ज दिया हमने माइनस क्यू। पहला स्टेप, दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है बच्चों वो है आपकी डी। ठीक है। अब साहब अगर यहाँ पर एयर होती, अगर यहाँ पर एयर होती तो बच्चों इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पॉइंट है मान लो पी ए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विद एयर वो कितना था। अब बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं क्योंकि मैं 2 बार कैलकुलेट कर चुका हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ई नॉट हो जाता आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए विद एयर। ठीक है। अब साहब पार्शियली फील्ड का मतलब है बच्चों वो कह रहा है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक स्लैब रखी हुई है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है टी। कितनी, टी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों कितना, के। और यहाँ एयर है अब और यहाँ एयर है। सही है साहब, समझना बात को। तो एयर, जहाँ एयर है वहाँ तो कोई चेंज होगा नहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहाँ तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जितने पोर्शन में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है यहाँ,
इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका E, कितना E, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, E0, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, E0। सिंपल है ना। और जो E होगा ये तो हो गया आपका इन एयर, भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, ये इन एयर। और E इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम में है कितना, E0 अपॉन के, और E0 कितना है ये, तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। सही है। ये कितनी डिस्टेंस में बच्चों, इन डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक में है, ठीक है, और ये एयर में, और ये इन एयर में, एयर कितने डिस्टेंस में है, अब इन d माइनस टी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में है, इन d माइनस टी, अरे भाई ये टोटल डिस्टेंस है d, अब d में से t डिस्टेंस में क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, तो एयर कितने में भरी हुई होगी, d माइनस टी। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, d माइनस टी, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, इन t डिस्टेंस, इन t डिस्टेंस। ठीक है साहब, भाई डाइलेक्ट्रिक कितना है, t थिकनेस, तो जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है ये t थिकनेस में ही तो है बस। हाँ, कहने का मतलब अब कैपेसिटर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दो अलग अलग मीडियम में, विद एयर और विद मीडियम, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक में है और एक एयर में है। ठीक है, अब साहब हमें पता, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गए हमें कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता करना है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो फील्ड, दोनों फील्ड के अपने अपने पोटेंशियल होंगे, ये बात और दिमाग में सेट कर लीजिए। नंबर ऑफ फील्ड जितने हैं, अगर कहीं किसी, जैसे यहाँ दो हैं तो दो की वजह से पोटेंशियल होंगे, तीन होते तो तीन की वजह से पोटेंशियल होते, चार अलग अलग फील्ड होते तो चार की वजह से पोटेंशियल होते। ठीक है, तो यहाँ दो फील्ड हैं तो दो की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, क्योंकि दोनों ही यूनिफॉर्म है, इसमें भी कोई डिस्टेंस नहीं है, इसमें भी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो V इक्वल टू E इंटू डी से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। तो E नॉट और इंटू डी, ये वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देख लीजिए आप पिछले वाले केस में भी, है ना, जब एयर वाला था तो पूरे d डिस्टेंस में एयर थी, अभी डाइलेक्ट्रिक वाला जो किया था पिछले पूरी तरह से, तो d डिस्टेंस में पूरे में डाइलेक्ट्रिक था, तो पूरे d डिस्टेंस में एक फील्ड था। लेकिन यहाँ पर E नॉट इंटू डी, डी वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E नॉट फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, d माइनस टी, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, ई डी हो गया प्लस, अब दूसरे फील्ड की वजह से, तो दूसरा फील्ड कितना है बच्चों, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है, मतलब E है तो E, और कितनी डिस्टेंस में है वो, T डिस्टेंस में, तो E इंटू टी। ठीक है, अब E नॉट और E की वैल्यू रख देंगे, तो E नॉट की वैल्यू है साहब हमारी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और D माइनस टी। ठीक है, प्लस E की वैल्यू रख देंगे तो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू टी। ठीक है साहब, अब V इज इक्वल टू, इसमें से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेंगे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया, तो ये आ गया साहब हमारा D माइनस टी और प्लस T अपॉन के। ठीक है, ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है उस पोटेंशियल डिफरेंस को डेफिनेशन में पुट कर देंगे कैपेसिटेंस की, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है इसको यहाँ डेफिनेशन में पुट कर देंगे, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू रख दो साहब, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों, तो C इक्वल टू आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन के। इतनी कैपेसिटेंस होगी अगर कोई कैपेसिटर पार्शियली डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ हो तो, है ना। चीज़ों का मतलब समझाइए, ए वही एरिया ऑफ प्लेट्स है, T जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट हमने रखी है
कैपेसिटर के अंदर, ये उसकी थिकनेस है, ठीक है ना, और K उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और D दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, सेपरेशन है, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या है, ठीक है। लिख लीजिएगा, मैंने A एरिया ऑफ प्लेट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, T डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब साहब, अब देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स का कमाल, मैथमेटिक्स बोलता है ना, तो मैथमेटिक्स का कमाल देखिए बच्चों। मान लो कि मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया और लास्ट में हमें इस पर डाउट रहे, सपोज हमें ये लगे यार भले ही हमारा यही फार्मूला है, लेकिन फिर भी हमें ये डर सताया जा रहा है कि यार जो हमने फार्मूला निकाला है ये सही है गलत है, कहीं गलत तो नहीं हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई इसमें। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल वेरिफिकेशन है। सब मान लो कि अगर ये पूरा भर जाए, मतलब इसकी ये जो स्लैब रखी है अभी पार्शली वाली, ये हमने पूरी भर दिया मतलब कैपेसिटर को, तो उस केस में T जो इसकी थिकनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, D के, है ना। तो D माइनस डी 0, यहाँ पर D अपॉन K ऊपर चला जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो वही फॉर्मूला तो आ गया अभी कंप्लीटली फील्ड वाला। करके देख लीजिए, अगर ये गलत होता तो वो सही नहीं आता, ठीक है। दूसरा, इसको T हटा दोगे, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो T 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कहने का मतलब विद एयर वाला फॉर्मूला ही तो आ गया। तो अगर ये गलत होता तो वो सही नहीं आता, तो कहने का मतलब फॉर्मूला हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों पार्शियली फील्ड का, ठीक है। अब देखो इसमें एक और इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब, ठीक है। अब साहब इसी में पार्शियली फील्ड वाले में एक और केस है बच्चों, और वो केस क्या है, इसका स्पेशल केस है, मतलब अलग से केस नहीं है, स्पेशल केस है कि सपोज करो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जैसे ये K1 है, ठीक है, और इसका आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, फिर ये है आपका, ठीक है, इसका K3 है, और फिर ये है आपका इसका K4 है, एंड सो ऑन। इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है, इसकी थिकनेस T4 है, एंड सो ऑन, ऐसे भरा हुआ है। तो कैसे क्या क्या होगी कैपेसिटेंस आप, तो देखिए ये फॉर्मूला है आपका, तो इससे देखिए आप C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में ये सेपरेशन, ठीक है, माइनस D माइनस अब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, ठीक है। अगर n होती इस तरह से स्लैब तो उसके बाद प्लस T अपॉन K, तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन Kn, सही है जी। अब साहब एक चीज़ गौर से देखिएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 पर सारी टीज को T सबको ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो D के इक्वल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब D माइनस D 0, ठीक है भाई, ये पूरा टोटल किसके इक्वल आना चाहिए, D के, तो D माइनस D क्या हो जाएगा 0, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये तो 0 हो ही गया, क्या बचा नीचे, अपॉन में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ये स्पेशल केस हो गया बच्चों कि अगर n डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अलग अलग थिकनेस की भरी हुई हो तो कैपेसिटेंस आपकी इतनी होगी, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसका बच्चों एक और केस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो भी इंटरेस्टिंग केस है। मैं समझ रहा हूँ आपको आनंद आ रहा होगा इन डेरिवेशंस में, ठीक है। अप्रोच पता होनी चाहिए बच्चों, अप्रोच पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद फिर केस कोई भी हो आराम से हो जाता है, ठीक है। अब साहब केस 4 है बच्चों, केस 4 व्हेन कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद
अ कंडक्टिंग प्लेट, अ कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। अब साहब क्या है कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये सेपरेशन है बच्चों D। अब प्रोसीजर वही है, पहले एक प्लेट को प्लस क्यू दिया, दूसरी को माइनस क्यू दिया, और मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये एयर भरी हुई है पूरे में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E नॉट, कितना आएगा एयर में, E नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ दिखाता हूँ बस कि पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है, बस हमको अप्रोच समझनी है। ये मत रटो कि भारत डेरिवेशन को अलग नज़रिए से मत देखो, एक कॉमन अप्रोच ढूंढो। अरे क्या बस ये करना है, केस कोई भी हो ये करना है, बस चीज़ें अपने आप सिंपल हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो क्यू नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये है एयर में, जब ये पूरा एयर से भरा हुआ है। अब साहब हमने क्या किया कि इस कैपेसिटर में हमने एक टी थिकनेस की कंडक्टिंग प्लेट रख दी, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, टी, ठीक है। ये टी थिकनेस की एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी। और कंडक्टर के केस में बच्चों आप जानते हो कि कंडक्टर के केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, ठीक है। अब साहब इस इतने रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एयर में है, यहाँ भाई यहाँ भी एयर है, ठीक है। तो यहाँ कितना फील्ड है, E नॉट, यहाँ कितना फील्ड है बच्चों, E नॉट, ठीक है। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब दो रीजन बन गए, कैपेसिटर के अंदर दो रीजन बन गए, एक जिसमें फील्ड है और एक जहाँ पर फील्ड नहीं है ना। तो E नॉट फील्ड कितनी डिस्टेंस में होगा बच्चों, भाई इतनी डिस्टेंस में, टी थिकनेस में कोई फील्ड नहीं है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, D में से T डिस्टेंस में फील्ड है ही नहीं, तो D माइनस T जो बचेगी वो क्या है, एयर वाली। इसका मतलब इतना फील्ड कितनी डिस्टेंस में है, इन D माइनस T डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में है बच्चों, D माइनस T डिस्टेंस में है इतना फील्ड, ठीक है। और E फील्ड जो है वो 0 है, वो आपका उसका तो कोई मतलब, जहाँ फील्ड 0 है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, है ना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब हमें पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास है ही बच्चों, हमें पता करना है पोटेंशियल। तो V इजिकल टू होता है बच्चों E इंटू डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो V इजिकल टू E की वैल्यू रख देंगे E नॉट इंटू डी। तो E नॉट है हमारा कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और कितनी डिस्टेंस में है ये फील्ड, D माइनस टी, तो D माइनस टी। ये आ गया बच्चों आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया फ्रॉम डेफिनेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो बस ये B उठा के यहाँ पर रख दो, तो C इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी। लो बच्चों ये आपका केस आ गया। अगर आप कंडक्टिंग प्लेट से पार्शली भर देते हैं तो भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, देखिएगा, विद एयर कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये देखिएगा D। और जब आप कंडक्टिंग प्लेट रख देते हैं पार्शली तो D माइनस टी हो जाता है नीचे। कहने का मतलब डिनोमिनेटर सब डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, D में से T सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो नीचे छोटा होगा नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक के बजाय इफ वी पुट अ कंडक्टिंग प्लेट इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट देन व्हाट विल हैपन, तो आप जवाब देंगे कि उस केस में भी कैपेसिटेंस will increase, then in case of conducting plate also capacitance increases। क्लियर, तो कैपेसिटेंस उस केस में भी इंक्रीज हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर एक और बात निकल के आती है कि अगर इस कैपेसिटर को पूरी तरह से अगर मैं एक कंडक्टिंग प्लेट से भर दूँ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है, कंडक्टर के लिए कि इन्फिनिट होता है ना, भर दूँ, तो
टी मतलब डी के इक्वल हो गई, तो उस केस में सी बच्चों हो जाएगी कितनी, इन्फानाइट। देख लो डी माइनस डी जीरो, जीरो से अगर आप डिवाइड करोगे तो इन्फानाइट। कहने का मतलब उस केस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन्फानाइट हो जाएगी। तो इन्फानाइट होने का क्या मतलब हुआ, इन्फानाइट होने का क्या मतलब हुआ बच्चों, इन्फानाइट होने का मतलब ये हुआ कि आप उसको कितना भी चार्ज देते जाओ उस पर रुकेगा ही नहीं, इकट्ठा ही नहीं होगा। समझ लो इस बात को, क्यों, क्योंकि जब आप इसको पूरी तरह से कंडक्टर से भर दोगे और जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यहाँ से चार्ज आएगा, क्योंकि उसे पाथ मिल गया, कंडक्टिंग पाथ, तो वो यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से जाएगा और वापस किस में आ जाएगा, बैटरी में आ जाएगा। इसका मतलब लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलाते रहो, उस पर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। तो कहने का मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इन्फानाइट हो गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ जितने भी केस थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, थैंक यू।